टॉपिक का प्रैक्टिकल पार्ट आ सकता है ना आपके एग्जाम में B3 में, वो इस तरह का आ सकता है। वो आपको एक क्लास, जैसे आपको उस एग्जाम्पल दी, क्लास का नाम क्या है? पर्सन। क्लास का आइडेंटिफाइड पर्सन है। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? नेम और एड्रेस। कौन कौन से? नेम एंड एड्रेस। ये एट्रीब्यूट्स हैं। और मेथड कितने हैं? तीन। वो कहता है इसको क्लास डायग्राम में आप शो करें, तो आप इस तरह बनाएंगे। दिस इज द क्लास डायग्राम। सबसे ऊपर आप आइडेंटिफायर नेम लिखेंगे। सबसे ऊपर आइडेंटिफायर नेम, लाइक हमारी क्लास का क्या नाम है? पर्सन। सबसे ऊपर क्लास का नाम आएगा, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में एट्रीब्यूट्स आएंगे जिन्हें प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, और फिर नेक्स्ट बॉक्स में मेथड्स आएंगे। ये आपकी क्लास डायग्राम। इसको क्या कहते हैं? क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम कहते हैं। तो ये आपकी क्लास डायग्राम। ओके जी सर। अच्छा, अब नेम, एड्रेस, जिसकी प्रॉपर्टीज है, उसके बाद फिर ये तीन चीजें आपके पास। अब अगर इसको फर्दर आगे देखें, आपने हमेशा सबसे ऊपर नाम लिखना है क्लास का, उसके बाद एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, और नेक्स्ट बॉक्स में मेथड्स। वो म्यूटेटर हो, सेटर हो, या गेटर, एक्सेसर, कुछ भी। अच्छा, अब ये एक चीज देखें, ये आपको इनहेरिटेंस शो की जा रही है। दो क्लासेस हैं, एक का नाम पर्सन है, दूसरी का क्या नाम है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। तो इसमें मास्टर क्लास या पेरेंट क्लास पर्सन क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास। हमेशा चाइल्ड क्लास से एरो किसकी तरफ जाएगा? पेरेंट क्लास। मास्टर क्लास की तरफ जाएगा। तो जो आपकी मास्टर क्लास है वो पर्सन है, और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स और तीन मेथड्स हैं। और जो इसकी चाइल्ड क्लास है वो कौन है? एम्प्लॉय। चाइल्ड क्लास कौन सी है? एम्प्लॉय सर। एम्प्लॉय। अच्छा, इसमें ये इसका आइडेंटिफायर, इसमें एक ही प्रॉपर्टी है, जी और सर। ये क्या है? मेथड सर। अच्छा, अब सुनो, एरो किसकी तरफ जा रहा है? पर्सन की तरफ। मास्टर क्लास की तरफ। अब आपने कोई गलती ऐसे नहीं करनी कि आप एरो नीचे करें। एरो हमेशा चाइल्ड से मास्टर की तरफ जाएगा। मास्टर को पेरेंट क्लास भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरेंट पेरेंट क्लास। क्लास भी कहेंगे, और जो चाइल्ड क्लास है उसको सब क्लास भी कहेंगे। कहा? छोड़ देता है अपनी। क्या कहेंगे सब क्लास को? चाइल्ड को सब क्लास कहेंगे, या डिराइव्ड क्लास कहेंगे, और पेरेंट को क्या कहेंगे? मास्टर क्लास कहेंगे। ठीक हो गया। इसमें से पेरेंट कौन है? पर्सन। पर्सन। और चाइल्ड कौन है? एम्प्लॉय। ये जो डायग्राम बनी है इसे क्लास डायग्राम कहेंगे, और ये इनहेरिटेंस को शो कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इसका मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूं कोड में, इसका ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या क्या मिलेगा? इसका ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा? इसकी प्रॉपर्टीज या उसकी प्रॉपर्टीज? इसकी प्रॉपर्टी। दोनों डेटा। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी मिलेंगे, और जो ऊपर है, क्योंकि वो पेरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी मिलेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी, और उसकी प्रॉपर्टीज। एक सेकंड, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं तो उसको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स मिलेंगे, नीचे वाले की नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो उसको चाइल्ड का भी सब कुछ मिल जाएगा और पेरेंट का भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा तो सिर्फ पेरेंट को मिलेगा। नहीं समझ आ रहा है? समझ? अच्छा, अब आप कुछ पूछ रहे थे बेटा। अच्छा, अब आपने अभी क्वेश्चंस होल्ड करने हैं, ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा। मैं इसको सब कुछ कोड में लेके जा रहा हूँ, और फिर आप करके जाएंगे, डोंट वरी। ये देखें, अगर इसको गौर से देखें तो इसमें ऊपर कौन सी क्लास है? पर्सन। नीचे कितने चिल्ड्रन हैं? दो सर। दो हैं, एक आवरली पेड और एक सैलरीड एम्प्लॉय। अच्छा, वो मास्टर है, ये दोनों चिल्ड्रन हैं। उसको मास्टर क्लास भी कहेंगे, पेरेंट क्लास भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सब क्लास या चाइल्ड क्लास। अच्छा, अब सुनो, इसका ऑब्जेक्ट जो होगा इसका, उसको क्या मिलेगा? ये भी मिलेगा आवरली पेड का सब कुछ, और पेरेंट इसका मास्टर नहीं क्लास। मिलेगा। और इसके ऑब्जेक्ट को अपना ये पेरेंट और वो का। मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और Yes, sir. इसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ये मिलेगा। बात समझ नहीं आ रही? जी सर। अच्छा, अब मुझे अगर इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़े तो उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं? अपनी और पर्सन। आवरली रेट भी मिल रहा है, नेम भी मिल रहा है, एड्रेस भी मिल रहा है, और मेथड कौन से मिल रहे हैं? आउटपुट डेटा भी, और ये तीनों भी। और इसके ऑब्जेक्ट को ये दोनों और ये तीनों, ये और वो दोनों मिलेगा। क्या इसके ऑब्जेक्ट को इसका मिलेगा कुछ? नहीं सर। नहीं मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Sir. इस डायग्राम को अगर हम यूं देखें
ऊपर वाली क्लास को क्या कहते हैं? पेरेंट क्लास या बेस क्लास, बेस क्लास। और ये नीचे वाली डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। और इसको बेस क्लास को मास्टर क्लास भी कहते हैं। तीन नाम पता लग गया आपको, मास्टर क्लास, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास। और जो नीचे दो हैं डिराइव्ड derived क्लासेस, classes सब क्लासेस। सब क्लासेस। वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया समझ? बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं बेटा? सॉफ्टवेयर रीयूज एंड कोड शेयरिंग। यानी अगर आप इनहेरिटेंस कर लें तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पेरेंट, जो उसका क्लास है उसको तो यूज करेगा और किसके कोड को रीयूज कर लेगा? पेरेंट को। पेरेंट क्लास। सॉफ्टवेयर की और कोड की रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत कम का, यानी एक ही दफा आप काम कर लें उसके बाद उसी को रीयूज करते रहें। अच्छा, इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग रहेगी, क्योंकि क्लास में तो इंफॉर्मेशन हाइड हो जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म अभी हमने पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म भी इसका बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? अगर आपसे P3 में पूछे तो आप ये लिखते हैं: रीयूजेबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ इनहेरिटेंस या इंटरफेस, रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, तुम्हें मैंने एनकैप्सुलेशन पढ़ाया था? नहीं एक डेफिनेशन है, सुन लो। एनकैप्सुलेशन लिखी हुई है इधर, और एक है एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं आपको समझाता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें किस में बंद किया हुआ है? अब मुझे किस में बंद किया हुआ है? स्किन में। हम सब किस में एनक्लोज्ड हैं? स्किन में। स्किन में। स्किन में हम एनक्लोज्ड है ना, हमारे सारे फंक्शनल प्रोसीजर्स अंदर हो रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा ब्रेन भी चल रहा है, मेरा सांस भी चल रहा है, मेरा हार्ट भी बीट कर रहा है, सारे कंपोनेंट्स अपना अपना काम, जितना जिसका काम है वो कर रहा है। किडनीज अपने काम कर रहे हैं, लंग्स अपने काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, स्प्लीन अपना, पैंक्रियाज अपना, गॉल ब्लैडर अपना, जो जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं। मसल्स अपना काम कर रहे हैं, ब्लड अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, आइज अपना काम कर रहे हैं। हम सब कैसे हैं? अच्छा सुनो, इसी तरह हम सारा कोड किस में बंद कर देते हैं? उसकी स्किन में, क्लास में। किस में? क्लास। ऊपर लिखते हैं पब्लिक क्लास नाम और नीचे लिखते हैं एंड क्लास। सारा कोड उसमें एनकैप्सुलेट कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको तो सिर्फ मेरा नॉलेज जो मैं बोल रहा हूँ जितना भी, और मेरी आवाज़ आ रही है, अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं नजर आ रहे हैं? नहीं सर। आपके मुझे अंदर के प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं? इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। आप जब एटीएम मशीन पे जाके मशीन यूज करते हैं, आपको तो नहीं पता मशीन में क्या क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, कैसे चल रहा है। आप तो कार्ड डालते हैं, कोड इनपुट करते हैं, जो प्रोसेस आपको इंटरफेस में नजर आ रहा है करके आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो जब आप सारे कोड को एनकैप्सुलेट कर देते हैं क्लास की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और बाद में एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो जाती है। हर बंदे को नहीं पता लग रहा था अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। इस तरह आप सिक्योर रहते हैं और आपके कोड को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बस अभी इतना, इसमें बहुत बातें कर सकता हूँ, जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ना आपसे पूछना है ना होना है। आगे चले, ये सारा P3 में आ सकता है। ये सारा P3 में आ सकता है। I'll give you a proper worksheet having all the questions of P4 would be asked in P3. Don't worry. किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप पढ़ने वाले बने। मैं हर चीज एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। देखें, अब जी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पर्सन क्लास और एम्प्लॉय क्लास बना के इनहेरिटेंस दिखाने लगा कोड। आपने खुद घर पे जाके ये बनाना होगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं क्लास में प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि इस क्लास के बाद वेंसडे की क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 23 के कोड्स कराने हैं, स्टैक और क्यू कराना है, और उससे अगले वीक में मैंने फिर आप लोगों को चैप्टर 16 कराना है। तो अब मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं लैब में आपको टाइम दूँ कि बैठे और आप करें, मैं बैठा बोर होता रहा। अब मुझे पढ़ाना होगा, और ये सारी प्रैक्टिस आप कहाँ करेंगे? घर पे। अच्छा देखिए, पब्लिक क्लास पर्सन, पब्लिक इज अ कीवर्ड, एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक में लिखूंगा क्लास इनहेरिट नहीं होगी। क्लास का नाम क्या है? पर्सन। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आपको याद है पहले हमने प्राइवेट लिखा था? सर ये प्राइवेट इनहेरिट आप यस, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था प्राइवेट अगर लिखेंगे तो इनहेरिट नहीं हो सकता। और अगर प्रोटेक्टेड लिखेंगे तो वो सिर्फ उसी के अंदर ही है। वो इनहेरिट हो जाएगा और पूरी प्रोटेक्शन के साथ इनहेरिट हो। सही है? अच्छा, अब यहाँ पे एक काम है, ये देखें, प्रोटेक्टेड मैंने ये लिखा शेयर्ड, गौर से सुनिए, शेयर्ड काउंट एज इंटीजर। ये जो मेरा ये असल में एट्रीब्यूट नहीं है, वेरिएबल है। जिसके साथ शेयर्ड लिख देना वो वेरिएबल बनता है। और ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, सरनेम, फर्स्ट नेम, एज और जेंडर। ये एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 4 5, कलेक्टिवली टोटल 6 हैं। ये जो शेयर्ड काउंट लिखा है ना, सुन लो,
जब भी आप किसी क्लास में एट्रीब्यूट्स के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके साथ आप शेयर्ड लिख दें तो उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। क्या कहते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। मतलब इसका ये है कि अगर ये क्लास पेरेंट क्लास बन जाएगी तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स में भी और आगे इसके सारे चिल्ड्रन में भी ये वाला वेरिएबल यूज हो सकता है। आपको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसा वेरिएबल रखें जो पेरेंट क्लास में भी हो और बाद में कहीं भी किसी सब क्लास में एज वेरिएबल यूज हो तो उसको आप क्या कहेंगे? शेयर्ड। तो ये स्टैटिक वेरिएबल है जो यूज होगा। जैसे ही डिक्लेयर होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वैल्यू क्या हो जाएगी शायद? 0। और बाद में हम इसको चाहें तो इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा। बाकी कितने एट्रीब्यूट्स हैं जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये सब न्यू क्या चीज है? सर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, सबको इनिशियलाइज कर दिया। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, काउंट को काउंट प्लस 1 कर दिया। काउंट में 0 था, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आईडी काउंट असाइन कर दिया, आईडी हो जाएगी 1, सरनेम एम्प्टी, फर्स्ट नेम एम्प्टी, एज 0 और जेंडर एम्प्टी। जो स्ट्रिंग्स है उनको एम्प्टी कर दिया और जो इंटीजर्स है उनको 0 कर दिया। मसला है कोई? नहीं हमजा इधर देखो, मसला है या नहीं? नहीं सर। अच्छा जी, अब देखो जल्दी से। फंक्शन गेट आईडी एज स्ट्रिंग। फंक्शन गेट आईडी गेट आईडी एज स्ट्रिंग। यार ये क्या है गेट आईडी? जल्दी बताओ। एक्सेसर। एक्सेसर। अच्छा, गेट सरनेम फंक्शन फिर क्या? गेट एज। एफ नेम। ये सारे क्या हैं? गेट एज, गेट जेंडर, गेट काउंट। क्या चीजें हैं? एक्सेसर्स हैं सर। ये एक्सेसर्स हैं, बना दिए। और म्यूटेटर्स कौन कौन से हैं? सेट आईडी, सेट सरनेम, सेट एफ नेम, सेट एज, सेट जेंडर। ये सब क्या हो गए? मैं आप दोबारा नहीं बता रहा कि म्यूटेटर क्या होते हैं और एक्सेसर क्या होते हैं। म्यूटेटर सेटर और एक्सेसर गेटर। म्यूटेटर सबरूटीन्स और एक्सेसर फंक्शंस। फंक्शंस। जितने हमारे ऊपर सबरूटीन्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, सबके म्यूटेटर एक्सेसर बना। ये एक नई चीज है। एक सबरूटीन ना, एक सिंपल मेथड है ना, ये म्यूटेटर है ना ये एक्सेसर है। इट्स अ मेथड। क्या नाम रखा है इसका? यार जब मैं ये कॉल करूंगा क्या करेगा? जल्दी बताओ। प्रिंट कर देगा जो सर। स्टोर्ड है वो सबको स्टोर। सबको प्रिंट कर। कोई मसला? नहीं सर। सारे एट्रीब्यूट्स को प्रिंट कर देगा। आईडी, सरनेम, एफनेम, एज और जेंडर को प्रिंट कर एंड देगा। क्लास में क्या लिख दिया मैंने? एंड क्लास। क्लास बन गई। जी सर। हमें पता लग रहा है ये मास्टर क्लास है? नहीं सर। नहीं, अभी नहीं पता लग रहा। हमें ये पता बस क्लास है। लेकिन क्या ये इनहेरिट हो सकती है? हो सकती है सर। कैसे? कैसे? पब्लिक है सर। क्योंकि इसके साथ हमने पब्लिक लिखा है ऊपर और वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड लिखा है। अब आए जी इधर, सारी स्टोरी बताई हुई है। अब आए पब्लिक क्लास पर्सन में एक चीज और है, देखते जाएं। मैंने एक्सप्लेन किया सब कुछ, दिल करे तो पढ़ लेना। लें जी, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। एक और क्लास बना रहा हूं, क्या नाम है? एम्प्लॉय। पहले मुझे पेरेंट क्लास बनानी पड़ेगी सब मेन से बाहर। जी सर। अब उसके नीचे बना रहा हूँ सब मेन से बाहर ही, लेकिन पेरेंट के यानी कि पब्लिक क्लास जो बनाई कौन सी? उसके नीचे पर्सन। पर्सन के नीचे बनाएंगे एंड क्लास के बाद। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, कॉलन लगा के लिखना इनहेरिट्स पर्सन। अब हो गया। इनहेरिटेंस हो गई। एम्प्लॉय बन गई और किसकी चाइल्ड बन गई? पर्सन की सर। पर्सन की। क्या कीवर्ड लिखा है? Inherit। इनहेरिट्स पर्सन। कोई मसला? नहीं सर। जागते रहे जरा। मसला? नहीं सर। उसके बाद मैंने लिखा प्राइवेट जॉब स्टेटस एज स्ट्रिंग और प्राइवेट सैलरी एज डबल। प्राइवेट जॉब स्टेटस एज स्ट्रिंग एंड प्राइवेट सर। प्राइवेट क्यों यूज किया? इसको आगे मैंने इनहेरिट नहीं कराना। अच्छा, इसके कितने एट्रीब्यूट हो गए? 2। नाम याद रखिएगा। उसके बाद सब न्यू। क्या बनाया ये? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बनाया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा बात सुनो, जब भी किसी चाइल्ड क्लास के अंदर आप लिख देना माय बेस, जैसे आपकी बेस आपके फादर है, माय बेस मेरे फादर, इसी तरह चाइल्ड क्लास में जब भी माय बेस का कीवर्ड आएगा, किसकी बात हो रही है? पेरेंट क्लास की। पेरेंट की, मास्टर की बात हो रही है। आप जरा गौर करें मैंने क्या किया है। सब न्यू क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर लिखा है माय बेस डॉट न्यू। क्या लिखा? माय बेस डॉट। माय बेस। यानी जब इसका न्यू चलेगा तो असल में कौन सा न्यू चलेगा? मास्टर का न्यू चलेगा। जो इसका न्यू चलेगा, किसका न्यू चलेगा? मास्टर का न्यू चलेगा। मसला तो नहीं सर। जी। लेकिन फिर जॉब शीट हाँ, उनको भी नहीं किया मैंने, नहीं किया, मेरी मर्जी। अच्छा, चाहे तो उनको भी कर सकते हैं, इसके नीचे उनको भी लिख दें। जॉब स्टेटस को डबल कोट से साइन कर दें और सैलरी को 0.0 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी दिल नहीं किया, आगे करूँगा। तेरा दिल करे कर दूँ, शायद मैंने कुछ समझाना हो।
अच्छा क्वेश्चन था वैसे, आंसर मिल गया ना ये अभी हम कर सकते थे, मैंने नहीं किया, उसकी वो रीजन होगी। अच्छा आगे देखो, फंक्शन गेट जॉब स्टेटस, ये क्या बनाया मैंने? एक्सेसर किसका? जॉब स्टेटस। और सेट जॉब स्टेटस ये क्या बनाया है? म्यूटेटेड। कितने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे? दो मैंने म्यूटेटर बना दिए, दो एक्सेसर बना दिए, मसला तो नहीं है? नहीं सर। थैंक यू, ये सारा आगे एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। सर एक बार बता सकते हैं प्रोटेक्टेड का? प्रोटेक्टेड जिस भी पैरामीटर के साथ लिख लेंगे वो आगे इनहेरिट हो सकता है। तो वैसे ही नहीं हो सकता, अगर प्राइवेट लिखा होगा तो नहीं। ठीक है। सर जी यार इस वक्त जा यार सर जो इनहेरिटेड क्लास होती है अब उसमें काउंट एज 0 आएगी या काउंट एज काउंट ऑलरेडी 0 सेट किया है ना। काउंट 0 सेट किया, लेकिन न्यू के अंदर काउंट में +1 कर दिया था ना। अब न्यू कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। 1 आ से जाएगा। शुरू होगा। यार ये देखो, अब मैंने ना सब मेन में आ जाएगी, सब मेन क्या नाम है? बात सुनो, क्या है ये? What test person? सब मेन, सब मेन। उसमें जाके लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, कोई मसला तो नहीं है? एफ नेम, सर नेम, एफ नेम, एज, जेंडर, सैलरी और जॉब स्टेटस, नहीं सर। कौन से वेरिएबल हैं? लोकल। सब मेन के अंदर है, कौन से वेरिएबल है? लोकल। कैसे पता लगा? आप कहें सर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, एट्रीब्यूट थोड़ी है, क्लास के अंदर थोड़ी है, सब मेन के अंदर है। क्यों किए? मैं यूज करूंगा, यहाँ तक कोई मसला नहीं सर। आगे देखें, आगे देखें जल्दी से। यस, यहां पे जाके मैंने लिखा डिम अरे एम्प्लॉय फ्री एज एम्प्लॉय। क्या किया मैंने? अरे डिक्लेयर कौन सी अरे? क्या है अरे? वन डी अरे। ऑब्जेक्ट है, सही वर्ड्स बोला करो, ये खाली अरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय क्लास का, यानी इसमें 4 इंडाइसेस होंगे, 0 1 2 एंड 3। मगर आप 0 यूज नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा, लेकिन इसमें 4 होंगे और ये खाली अरे है या ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये किसका ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। किसका एम्प्लॉय है? ऑब्जेक्ट है। शाबाश, यहां तक समझ आ गया? ये चीज मैंने पहले भी कराई है, शायद आप भूल गए, जब मैंने वो की थी ना बैंक अकाउंट क्लास, उसमें एरे डिक्लेयर की थी। अच्छा आगे देखो, आगे देखो बेटा, फॉर काउंट 1 2 3 लूप चलाया, कहां से कहां तक चलेगा? 1 2 3। अब देखें कंसोल डॉट राइट टाइम, ये लिखा आएगा इनपुट, फिर आएगा अरे एम्प्लॉय काउंट, काउंट में क्या आएगा? 1 1 है ना यार। मैं एरे का कौन से वाला इंडेक्स यूज कर रहा हूं? फर्स्ट इंडेक्स। कहां से कहां तक जाना है? 1 2 3 से। न्यू एम्प्लॉय, ठीक सर ये क्या करते हैं? बेटा, न्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब ये चलेगा तो क्या कॉल करेगा? माय बेस डॉट न्यू। मैं एम्प्लॉय का कॉल कर रहा हूं ना, एम्प्लॉय के अंदर किसकी कॉल की थी हमने? माय बेस डॉट न्यू लिखा है, मास्टर क्लास कॉल की थी। जब ये चलेगा तो सारे के सारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, यानी वो जो है एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज। एंटर सरनेम, ये यूजर एंटर करेगा इस सरनेम में, ये कौन से वाला सरनेम है? लोकल वेरिएबल। लोकल। कंसोल डॉट एंटर फर्स्ट नेम, किस में आ जाएगा? एफ नेम। सारे एंटर कराने के बाद, एज एंटर कराने के बाद मुझे बताएं ये मैंने क्यों लगाया? सी एंड इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, C 4 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि मैंने ऊपर ऐसे लिए हुए हैं ना, ये नए फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिए। अच्छा अब क्या होगा? ये सब करने के बाद अब इधर आए, सब आ गए उसमें वेरिएबल्स में, अरे एम्प्लॉय काउंट, काउंट में क्या पड़ा हुआ है? 1 डॉट सेट सरनेम, क्या? सर जो यूजर से इनपुट किया। लेट्स से मैंने सरनेम लिया था, तुम्हारा पूरा नाम क्या? हमाद। तो तुम्हारा सरनेम इज हसन, तो क्या सेट हो जाएगा सरनेम? हसन। हसन। और अरे एम्प्लॉय 1 डॉट सेट एफ नेम हमाद, इनपुट किया हुआ है ना मैंने ऊपर। जी सर। एज क्या तुम्हारी? 18 आ गई। ये नहीं जी, ये जो यूजर से इनपुट करा के, जेंडर तुम्हारा क्या है? मेल, 100% मेल है भाई। हाँ जी मेल ही है ना। कह रहे सर पता नहीं, खुद ही कंफ्यूज कर दिया इसने हमें। अच्छा खैर, जोक से पार्ट है, बकवास शुरू कर लेते। अच्छा सेट जेंडर, उसके बाद सेट सैलरी और सेट जॉब स्टेटस और नेक्स्ट। लेकिन जी एक जो एरे का एक इंडेक्स है फर्स्ट वाला, उसमें सारी चीजें यूजर से इनपुट करा के डाल दी,
कोई मसला? नहीं सर। सब क्या हो गया इसमें? पहले वाले में चला गया? जी सर। लूप कितनी बार चलेगा? 3 दफ़ा। कितनी बार हमसे वैल्यूज इनपुट कराएगा कीबोर्ड से? 3 दफ़ा। किस में इनपुट कर देगा? लोकल अरे खाली अरे या एज ऑब्जेक्ट काम कर रही है? ऑब्जेक्ट काम करी सर। थैंक यू। ये हो गया जी? जी सर। आप एक काम करें, ये सब तो हो गया सेट, अब हमने इसको यूज करना है। बातें मत करो, ये वही काम है सारा, वही कोड है, एग्जैक्टली वही कोड है। ये देखें आप, ये क्या करेगा? फॉर आई 1 2 3 कंसोल डॉट राइट एंड ये क्या आएगा? प्रिंटिंग डिटेल। ले जी, अरे एम्प्लॉय आई डॉट प्रिंट पर्सन डिटेल ले जनाब, किसका चल जाएगा? अरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, चला किसका रहा है? पेरेंट का। प्रिंट पर्सन डिटेल पेरेंट में था, पर्सन में या एम्प्लॉय में था? पर्सन में था। पर्सन चल गया, प्रिंट कर देगा सारे। जी सर कर दो। उसके बाद कंसोल डॉट राइट अरे एम्प्लॉय आई डॉट गेट, लेकिन वो सिर्फ अपने करेगा। इसके दो कौन से थे? सैलरी और उसके लिए मैंने गेट सैलरी और गेट जॉब स्टेटस लगा के उसको बुला, उसको मैंने कॉल किया, इसने उसको प्रिंट कर दिया। कितनी दफा चलेगा? 3 दफ़ा। 3 दफा चलेगा और जनाब काम हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? इनहेरिटेंस कर ली, जी सर। कोड कर लेना घर जाके। मैंने कहा मेरे पास क्लास में कराने के लिए टाइम नहीं है, जो मैं तुम्हें टाइम दे देता था करो बैठ के मेरे सामने। जी मेरी बुक में ही है सर। समझ नहीं आया? रिवाइज नहीं किया हुआ तो फिर तुम कहोगे सर फॉर्म को पढ़ाना नहीं आता। खलील साहब के सामने भी तुम ये कहते हो? सामने कहते बेटा इज्जत करते हैं बड़ों। अच्छा यहाँ तक क्लियर? सर सर जो डायग्राम आपने दिखाया था उसमें जो खबरदार किसी ने आपस में बात, पंच मारना है मैंने, क्लास में डिस्टर्ब करें, चुप बैठे। हाँ सर जो पेरेंट क्लास में एक उसने एट्रीब्यूट उसने लिखा था स्टूडेंट अच्छी तरह हाथ लगा लो हमजा दाऊद, अच्छी तरह। तू क्या समझ के हाथ लगा रहा है? छोड़ दे यार, उसकी रेंज में कुछ है। ये हरासमेंट होती है, तुम्हें पता नहीं इस बात में? अगला खुश होता है। हाथ इधर करो अपना, तू भी मजे से हाथ रख के बैठा हुआ है, साइड में नहीं कर रहा है। ये ऑल बॉयज स्कूल के मसले कुछ और ही मुझे नजर आ रहे हैं। बैठा उसको हाथ लगा रहे हैं, समझा दाऊद? नहीं हमाद शरीफ आदमी, हमाद शरीफ आदमी बहुत अच्छा बच्चा है हमाद। हमाद एक स्टार लेगा इंशाल्लाह। अच्छा चलें, बस काफ़ी मजाक हो गया, वापस आए। बेटा आप कुछ पूछ रहे जी थे? सर। ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गौर से सुने, आंसर आपसे करवाऊंगा। सर जो पेरेंट क्लास में डायग्राम में एक एट्रीब्यूट लिखा था स्टूडेंट आईडी लिखा था, और जो उसके चाइल्ड क्लास में भी स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ था। सर ये ज़रूरी है कि जो सेम ही एट्रीब्यूट कहाँ चाइल्ड में स्टूडेंट आईडी? सर वो कोई नाम ही था, एम्प्लॉय आईडी था। ऊपर तो आईडी था, ऊपर सिंपल आईडी था। हाँ तो सर वो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो सर वो ये ज़रूरी है कि दोनों सेम हो या डिफरेंट? नहीं डिफरेंट, मैंने कहा डिफरेंट रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी तो मैंने वेरिएबल लिए थे ऊपर, उन वेरिएबल्स में यूजर से वैल्यू इनपुट करा के क्लास में रखी, एरे में रखी। जी सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ये चीजें प्रिंट होंगी, आप करके देख लेना, अपनी मर्जी के जो नेम देंगे। अब नया टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। बेटा पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीजें होती हैं, टॉपिक खत्म हो रहा है, चैप्टर क्लोज हो रहा है। एक होता है ओवरराइडिंग और एक होता है ओवरलोडिंग। अब आप अलर्ट होकर सुन लें, सेम कोड पे अप्लाई कर देना, जो अभी पढ़ाया है वो भी रिवाइज हो जाएगा कोड। जो नहीं रिवाइज हो जाएगा कोड एक्टिवली देखना बेटा। एक होता है ओवरराइडिंग और एक होता है ओवरलोडिंग। अच्छा मैं तुम्हें जल्दी से एक बात समझाता हूँ, टेक्निकली तुमसे पूछता हूँ यार। लेट्स से तुम्हें इनहेरिटेंस में ऐसा घर मिल जाए जो तुम्हारे दादा का था। लेट्स से तुम्हारे दादा ने घर बनाया, अब आप सब गौर से सुने, अपना अपना सीन इमेजिन कर लें। लेट्स से जी उस घर का एड्रेस था 33Z ब्लॉक DHA लाहौर, और वो आपके दादा ने बनाया था जब वो यंग थे, और उसमें आपकी फैमिली यानी आपके दादा दादी, आपके फादर, आपके चचा, आपकी फुप्पो सब उस घर में रहा करते थे। ठीक, आपके दादा की और भी बड़ी सारी प्रॉपर्टीज थी। कल को जब इनहेरिटेंस हुई तो वो घर मिला आपके फादर को, आपके फादर।
33Z ब्लॉक DHA लाहौर आपके फादर को मिल गया, और आगे जब इनहेरिटेंस हुई वो आपको मिल गया। यानी कहाँ से आया, गौर से सुननी है यार बात, मास्टर क्लास से आया, चाइल्ड क्लास के बाद, चाइल्ड के बाद उसके ऑब्जेक्ट को मिल गया आपको, ठीक। अच्छा, आपके दादा और फैमिली उसको एज रेजिडेंस यूज कर रहे थे या एज कमर्शियल प्रॉपर्टी? रेजिडेंस। अच्छा, जब वो आपको मिला, पूरे का पूरा घर आपके हिस्से में आ गया, आपने सोचा मैं इसका क्या करूं? आपका अपना घर है, लेट से आप वहां रहते यार, क्या तो उसको क्या बता रहा है, तू कमर्शियल कर रहा है? अच्छा खासा बच्चा उसने खराब किया वैसे, तो मैंने कुछ नहीं किया, बातें तू करता है उससे। मैंने भी कुछ बोला था। हाँ जी सर, बात सुनो यार, सारी मेरी एग्जाम्पल जो है ना, मुझे एक जोक याद आएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, इसकी किट लगी नहीं। अच्छा सुनो, अब चुप चुप, अभी फोकस कराता हूँ, चुप। इसको मिला वो घर एज इट इज। अब इसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये उसमें रहना शुरू कर दे कि जी मुफ्त में मुझे घर मिल गया Z ब्लॉक DHA का, तो मैं रहता हूँ, लेकिन इसके पास ऑलरेडी अपना रेजिडेंशियल जो है वो एक पूरे का पूरा इसका यूनिट है। इसके पास वो घर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बेचना ये नहीं चाहता, अपने पास रखना चाहता है, प्रॉपर्टी ये बड़ी कीमती प्रॉपर्टी है, ये उसके अंदर अपना ऑफिस खोल लेता है और उसको कमर्शियली यूज करना शुरू कर देता है। आप सुने, सेम घर है, सेम एड्रेस है, 30 लेट्स उसका हम नाम कह देते हैं 33Z ब्लॉक DHA, लेकिन अब देखें इनहेरिटेंस के बाद उसका पर्पस क्या हो गया, चेंज। आम जबान में सिंपल वर्ड्स में उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले उसकी डेफिनेशन थी रेजिडेंस, अब उसकी डेफिनेशन क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी। ये जो हरकत हुई है ना, इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग, ऑब्जेक्ट ओवरराइडिंग। अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपने बस जेन में रखना है। पूरे का पूरा इनको प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई, इन्होंने उस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ही चेंज कर कि भाई मैंने दफ्तर तो बनाना ही है, मैं इसमें बना के काम चला रहा हूं, दैट इज ओवरराइडिंग। अच्छा, एक दूसरी ऑप्शन थी ओवरराइडिंग, उसको कहते हैं डेफर्ड ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं, डेफर्ड ओवरराइडिंग। इनके दादा ने एक और प्लॉट लिया गुलबर्ग में और उसकी 4 दीवारी करके, उसका एड्रेस है लेट से 40 गुलबर्ग 3, 4 दीवारी करके उसको छोड़ दिया। उनको समझ ही नहीं आया इसका पर्पस क्या है, उनके पास कुछ पैसे थे, उन्होंने प्लॉट लेके रखा हुआ है जी 1 कनाल का, और 4 दीवारी हुई हुई है और छोड़ दिया। उनके ज़हन में था बाद में कुछ करूंगा या मेरे बच्चे कर लें, मतलब उसकी डेफिनेशन ही नहीं हुई, उसके अंदर कोई चीज बनी नहीं, खाली पड़ा है, लेकिन एड्रेस है। क्या एड्रेस है, 40 गुलबर्ग 3, 40 गुलबर्ग 3 लेट्स से, और वो पड़ा है शाम सड़क, बस अब बात नहीं करनी आई कोई, तो उठो वहां से, उधर आओ, उसके साथ बैठ यार, तू आशिक के साथ बैठना, बैठ सकता, चला जाओ उधर, नहीं खड़ा रह। मेरी इतनी एनर्जी लग रही है, तुम लोग बात कर फिर मुंह बना के बैठे होगे, दोबारा बताएं। सुनो इधर, इसके दादा ने एक और प्रॉपर्टी ली, उसकी 4 दीवारी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं किया, रखा हुआ है सिर्फ कि काम आ जाएगा बाद में। अच्छा जी, वो बाद में हैंडल होते होते इसको मिल गया इनहेरिटेंस में, वो भी मिल गया। क्या उसमें कोई घर था या कोई बिल्डिंग थी? नहीं सर, कुछ भी नहीं था, यानी वो डिफाइन ही नहीं हुआ था, सिर्फ एड्रेस है, मतलब उसका नाम है, समझ लें, इसको फ्री में मिल गया। अब इसने उसके अंदर जो है एक ऑफिस बना लिया या अपना घर बना लिया, कुछ भी कर लिया, डिफाइन कर दिया। जब इसको इनहेरिटेंस हुआ ओवरराइड ही है, लेकिन वो डेफर्ड है क्योंकि उसमें पहले कुछ हो ही नहीं। अब इसने उसके अंदर कुछ काम शुरू कर दिया, दैट इज ओवरराइडिंग, बट दिस इज कॉल्ड डेफर्ड ओवरराइडिंग। अच्छा, वो जो पहले वाला था जिसमें इसके घर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी और उसने कमर्शियल किया, वो क्या है, ओवरराइडिंग। यानी ओवरराइडिंग 2 तरह की हो गई, कौन सी, एक सिंपल ओवरराइडिंग जिसके अंदर डेफिनेशन चेंज हो जाए, और दूसरा डेफर्ड ओवरराइडिंग। अच्छा, अब ओवरलोडिंग रुक जाएगी यार, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मैं कोड में दिखाता हूँ, दिमाग इधर रखिएगा, खबरदार को बच्चा ना बोले आपस में। इधर देखें, ये भी क्लास बनाई थी, पब्लिक क्लास, जी सर, सेम वही कोड है या नहीं? जी सर।
देखिए इसमें एक जगह पे चेंज आएगी, इजन उठ के बैठ, ये देखें एग्जैक्टली वही म्यूटेटर एक्सेसर बने हुए हैं, एक चेंज आएगी, नजर रखिएगा, यहां तक कोई चेंज नहीं है, इधर चेंज है, क्या ओवरराइडेबल, प्रिंट परसेंट डिटेल से पहले क्या लिख दिया, ओवरराइडेबल, ओवरराइडेबल, क्या लिख दिया, ओवरराइडेबल। ये वो एक मेथड है जो चाइल्ड में ओवरराइड हो सकता है। जैसे दादा कह नहीं देते कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ना ये उमैर को देनी है, यानी ये ओवरराइडेबल प्रॉपर्टी है, किसको मिलेगी, सिर्फ उमैर को, उमैर के भाई को नहीं मिलेगी, उमैर की बहन को नहीं, उमैर को मिलेगी। बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट है। ओवरराइडेबल का मतलब ये है कि ये आगे ओवरराइड होगा। अच्छा, सिर्फ हमने ओवरराइडेबल लिखा है और बाकी कुछ भी नहीं किया, सारा वही कोड है। अच्छा, एक और लिखा ओवरराइडेबल, क्या नाम बनाया उसका, कैलकुलेट टैक्स, बीच में कोई कोड है नहीं खाली छोड़ दिया, कौन सा मेथड है, कमेंट किया वैसे, डेफर्ड मेथड, एक और प्रॉपर्टी लेके चार दीवारी करा के छोड़ा हुआ, नाम क्या है उसका, कैलकुलेट टैक्स। क्या उसके अंदर कोई काम हुआ है, कोई डेफिनेशन है, तो ये डेफर्ड है, ये भी आगे किसी को मिलना है, चलो ये इसके भाई को दे देते हैं कि इसके भाई को मिलेगा। नहीं सर, ये बस यार एक सेकंड, ये एक उमैर को मिलेगा, वो ये वाला है, और ये इसके भाई को मिलेगा। मतलब पहले लेके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, उसके अंदर तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो रहा है ना यार, सारे प्रिंट हो रहे हैं। इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहे हैं, इस वाले में ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट हो गई। अच्छा, अब आए नीचे, क्लास खत्म, अब आते हैं जी इनहेरिटेंस में। ये देखें इनहेरिट कर दिया, वही क्लास उसी तरह सेम, सब कुछ वही है, सिर्फ यहां पे देखें, सिर्फ यहां पे देखें, एक सेकंड बेटा, ये देखिए क्या लिखा, बाकी सब वही है कोड, हमारा ओवरराइड सब प्रिंट परसेंट डिटेल, सेम नेम है, उधर भी क्या था, प्रिंट परसेंट डिटेल, इधर भी क्या है, प्रिंट परसेंट, एक ही मेथड है, दोनों जगहों पे सेम है, बैठ जाओ, सेम नेम है, लेकिन यहाँ पे ओवरराइड कर दिया और लिख दिया माई बेस डॉट प्रिंट परसेंट। किसको कॉल कर लेगा, माय बेस, उस ऊपर वाले को, और साथ में इसमें थोड़ी चेंज कर दी, कंसोल डॉट राइट एंड जॉब स्टेटस एंड राइट एंड जॉब, ये किसका वाला है, सैलरी का, इस एम्प्लॉय वाले का, यानी डेफिनेशन सेम रही है, चेंज कर दी, चेंज कर आप डेफिनेशन सारी की सारी भी चेंज कर सकते हैं, आधी भी कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन ये थी, इसने सारा कमर्शियल कर दिया, दूसरी ऑप्शन इसने आधा अपने रेजिडेंस के लिए रख लिया और आधा कमर्शियल कर दिया, यानी आधा किसके लिए यूज हो रहा है, अभी भी रेजिडेंस के लिए, और आधा किसके लिए यूज हो रहा है, कमर्शियल। तो ये माई बेस डॉट प्रिंट परसेंट डिटेल तो ऑलरेडी था ना, जी सर, इसने ये दो चीजें ऐड कर दी बीच में, डेफिनेशन सेम और चेंज चेंज, तो जब ये चलेगा तो क्या क्या प्रिंट करेगा, वो 5 भी प्रिंट करेगा और ये 2 भी प्रिंट करेगा, और वो ऊपर वाला चलेगा तो उसे वो 5 है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, कैलकुलेट टैक्स बनाया था कि नहीं, बनाया तो और खाली छोड़ा था, जो इसके भाई को मिलना था, ये लो इधर आओ, ये ले ओवरराइड सब कैलकुलेट टैक्स कोड डाल दिया, जितनी भी सैलरी होगी किससे मल्टीप्लाई होगी, 0.1, 15% से, और वो टैक्स बन जाएगा। वहां पे कोई काम हुआ था, नहीं सर, सेम फंक्शन है दोनों, इधर भी और उधर भी सेम नेम है, लेकिन यहाँ पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, दोनों ओवरराइड हो गए। सही है, आप कुछ कह रहे थे, नहीं आपने ओवरराइड तभी, अच्छा जो पहले वाला कोड है उसमें, जी बिल्कुल आप ऑल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल भी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, सारा कोड हटा के, जैसे ऊपर एक आपने बनाया, ऊपर वो रेशो एनालिसिस कर रहा था, नीचे उसके अंदर आपने सब्ट्रैक्शन करनी शुरू कर दी, कोई मसला नहीं, कोई मसला। अब कहते हैं अच्छा, ये ओवरराइडिंग का ताल्लुक एक क्लास से है, बिलाल काशिफ, ओवरराइडिंग का ताल्लुक कभी कभी लगता है मैं छोटे बच्चों को पढ़ा, क्या कर रहे हो यार, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हें नानी याद कराएगा पेपर में, अभी मिड में ही देखना तुम्हारा हशर क्या करेगा, ये बैठा हुआ क्या कर रहा था फोन के साथ, बंद कर दें, यही खोला हुआ था, यहाँ क्या खुला हुआ है, ओवरराइडिंग करते वक्त 2 क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं कि नहीं होती हैं सर, इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होती है, ओवरलोडिंग में एक क्लास के अंदर होता है, ओवरलोडिंग में ये होता है, मेरी बात से गौर से देखना, यहाँ पे ये सेट सैलरी बना हुआ है, हम किस क्लास में है इस वक्त, कौन सी क्लास है, एम्प्लॉय, चाइल्ड, क्या लिखा हुआ है ये, सेट सैलरी, दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, सेट सैलरी, देख लिया अच्छी तरह,
कितने पैरामीटर्स हैं? 2 सर। 2। एक सेल और एक अलाउंस दोनों प्लस होके क्या बन रहा है? सैलरी। यानी बलीग सेट सैलरी जो है कितने पैरामीटर हैं इसके? कितने? 2। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? नहीं, अभी टॉपिक क्या है जो मैंने अभी कहा था? ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग। तू अच्छी तरह ना ये कीबोर्ड सेट कर ले जहाँ करना है। नहीं, रख ले जहाँ रखना है। कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं। बड़ी शदीद जरूरत है तुम्हारी ग्रूमिंग की। अब मैं जो खड़ा यहाँ पे ये करता रहा हूँ, आप कहेंगे सब पागल हो गए हैं, क्या कर यार, मतलब जरूर ओवरलोडिंग पे चले गए हुए हैं, छोड़ दो इसको। अजीब अजीब मसाइल है। किसी को अच्छी चीज को हाथ लगाओ तो समझ भी आया कि कोई लॉजिक है। नहीं वो हाँ, क्या किया था अफजल दाऊद ने? तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला की जगह कोई और होता तो मैं तुम्हारे जज्बात समझ भी सकता था कि ठीक है। आप बनाया था उसमें वो बेंच कैसे सुपर टाइट है पूरा अप्रिशिएट कर रहे सर उसको। सर मैं तो डॉक्टर बन गया सर, मैं वैसे ही आ गया। शेयर कैसे कर लग रही अजीब सा लगेगा सर, कुछ है बेटा वो बिल्डर है, वो जिम शिम करता है बड़ा टका के। जरा इसकी पैंटी लगाओ किस दिन, उसको बताओ। शयान बड़ी एक्सरसाइज कर रहा होता जिम में। आजकल आ नहीं रहे तुम? आजकल तुम जिम नहीं आ रहे? अच्छा इधर देखें बेटा, ओवरलोडिंग समझा रहा हूं। एक ही क्लास है, क्लास का नाम क्या है? क्या नाम है क्लास का? एम्प्लॉय। सब क्लास है? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, अब इसमें मैंने सेट सैलरी एक मेथड बनाया। कितने ऑब्जेक्ट इसमें पैरामीटर हैं? इसी क्लास में देखें सेट सैलरी एक और भी है, ये देखें सेम क्लास में ये है सेट सैलरी, है या नहीं? जी सर। कहाँ है? इसमें सिर्फ एक पैरामीटर है, नीचे वाले में 2 है। नेम सेम है? यस बेटा, जब सैलरी कॉल होगा सेट सैलरी विद 1 पैरामीटर तो कौन सा आ जाएगा? सेट सैलरी जब विद 1 पैरामीटर कॉल होगा तो कौन सा आएगा? ये वाला। और जब सेट सैलरी विद 2 पैरामीटर्स कॉल होगा तो वो दूसरे वाला। इसका मतलब ये सेम नेम है लेकिन ये एक दूसरे पे ओवरलोड हो। क्या हो रहा है? दैट इज ओवर। हाँ यस, एक ही नाम है लेकिन जैसे वो न्यू बनाया था डिफॉल्ट और यूजर डिफाइन, एक विदाउट पैरामीटर था, एक विद पैरामीटर है। एक और बना लें सेट सैलरी, उसमें 3 डाल दें पैरामीटर्स, कोई मसला नहीं। तो जब 3 वाला कॉल करेंगे 3 वाला। जी बेटा सर ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन है और दूसरा प्रोसीजर हो सकता है। कॉल तुम्हें तो फिर नेम ही देते हैं ना, सिर्फ ये थोड़ी बताते हैं फंक्शन है या प्रोसीजर है। समझ आ गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डन। अब आपने घर जाके ना सुने, क्या आप समझ पाए सब? अब आपको पता कब लगेगा कि ये सही काम कर रहा है? कोड करेंगे। अच्छा, कोड करने का तरीका भी देखें। कुछ बच्चे सामने रखते हैं और लिख के और चला के खुश हो जाते हैं प्रोग्रामर बन के। एज इट इज कोड लिख के छापा लगा के रन करके 3-4 गलतियां फिर भी होती हैं, उनको ठीक करके दोबारा देख के फिर ठीक करके फिर कोड चला के खुश हो जाते हैं प्रोग्रामर बन के। अब हम P4 कर लेंगे। इस तरह का P4 नहीं होगा। या जैसे कुछ बच्चों के ना रट्टे लगा के स्टार ले लेना, 3 वर्कशीट्स के रट्टे लगा के। मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, वो आंसर लिख के ले आया फॉर्म कि सर ये देखें, इतना शदीद रट्टा। अच्छा, तो आपने एक तो बहुत एफर्ट करनी है इस कोड पे। दूसरा, वेंसडे तक मैं इस